असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग सी लैंग्वेज को लर्न करने की अगली कड़ी में एक्सप्रेशंस एंड टाइप कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि जब भी हम कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कोई ना कोई एक्सप्रेशन राइट करना पड़ता है, जिसमें हम बहुत सारे ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेंड्स को यूज कर सकते हैं। उन ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को यूज करने के बाद में वो ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होगा, किस तरीके से कैलकुलेशन परफॉर्म होगी और हमें किस टाइप से जो रिजल्ट मिलेगा उसको डिस्कस करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन के अंदर वर्क कैसे करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स हैं एक्सप्रेशंस इन सी लैंग्वेज, रूल्स फॉर सॉल्विंग एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, इसके कुछ सॉल्व एग्जांपल्स, उसके बाद टाइप कन्वर्जन एंड इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सो स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशंस इन सी लैंग्वेज। सो एक्सप्रेशंस सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स का कोई भी लीगल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ऑपरेंड से मतलब है वैल्यू जिस पे वह ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एंड ऑपरेटर से मतलब है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए दो नंबर, इसके लिए ऑपरेंड्स है एंड प्लस इज द ऑपरेटर। सो किसी एक एक्सप्रेशन के अंदर कम से कम एक ऑपरेंड होना चाहिए तथा इसके अंदर एक या एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हो सकते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्रेशंस को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो ये बताते हैं कि पर्टिकुलर एक्सप्रेशन लीगल है या इलीगल। से एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, सी लैंग्वेज के अंदर हमने लिखा x+5, तो x+5, x अपने आप में जहाँ पे कोई वेरिएबल है तो x+5 इज अ लीगल एक्सप्रेशन। लेकिन अगर हम यही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं XYZ जो कि डबल कोट्स में लिखा हुआ है, यानी कि डबल कोट्स में XYZ लिखते ही अपने आप में ये एक स्ट्रिंग बन गया और स्ट्रिंग में हम 10 ऐड कर रहे हैं, दैट इज XYZ प्लस 10। सो वो अपने आप में एक इलीगल एक्सप्रेशन है, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर हम दो स्ट्रिंग्स, हम एक स्ट्रिंग के साथ में किसी नंबर को प्लस ऑपरेटर की सहायता से ऐड नहीं कर सकते, तो अपने आप में एक इलीगल ऑपरेशन है। तो इसके बाद में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है एक्सप्रेशन का, जिसमें रिजल्ट इज इक्वल टू a+b मल्टीप्लाइड बाय c। तो यहाँ पे रिजल्ट अपने आप में एक वेरिएबल है जिसमें हम एक्सप्रेशन के इवेल्युएशन के बाद में जो भी फाइनल रिजल्ट होगा उसको स्टोर करेंगे। a इस एक्सप्रेशन के लिए एक ऑपरेंड है, प्लस ये एक ऑपरेटर है, b इस ऑपरेशन के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए दूसरा ऑपरेंड है, मल्टीप्लिकेशन ये आपका सेकंड ऑपरेटर है, और c अपने आप में एक तीसरा ऑपरेंड है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इक्वल टू या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, तो उसको ये भी अपने आप में एक थर्ड ऑपरेटर है। तो किसी एक एक्सप्रेशन के अंदर एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड हो सकते हैं और एक या एक से ज्यादा ऑपरेटर हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टोटल 4 ऑपरेटर्स हैं और 4 ऑपरेंड्स हैं एंड 3 ऑपरेटर्स हैं। 4 ऑपरेंड्स दैट इज रिजल्ट A, B and C and 3 ऑपरेंड्स दैट इज असाइनमेंट, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग इस टाइप से देख सकते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स का वैलिड कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में ऑपरेटर्स को क्लासिफाई कर चुके हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, इन कैटेगरीज में। तो इन ऑपरेटर के बेसिस पे ही हम एक्सप्रेशंस को भी क्लासिफाई कर सकते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में, जिसमें आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होंगे,
जैसे कि x इज इक्वल टू 6 प्लस 85, यानी यहाँ पे दो इंटीजर नंबर का हम एडिशन करने जा रहे हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 12.25, यानी यहाँ पे हम x के साथ में, जो x यहाँ पे आपका इंटीजर टाइप का हो सकता है या फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का हो सकता है, उसमें हम एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन में हम लोग देख सकते हैं कि 6 प्लस 85 दोनों कांस्टेंट्स हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 12.25, तो दोनों ऑपरेंड में से एक ऑपरेंड वेरिएबल है और दूसरा कांस्टेंट है। इसी टाइप से हम रिलेशनल एक्सप्रेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन हम बिल्ड करते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स, जैसे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू एक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है। उसके बाद में हमने लिखा x प्लस वाई इज लेसर देन 100। तो x प्लस वाई ये अपने आप में एक यहाँ पे एक ऑपरेंड की तरह वर्क करेगा इस लेस देन ऑपरेशन, इस लेस देन ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये x प्लस वाई की चेक करेगा कि x प्लस वाई की वैल्यू 100 से लेस है या नहीं। इसी टाइप से लॉजिकल एक्सप्रेशन की सहायता से हम लोग एक से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि x ग्रेटर देन 5 ये अपने आप में एक रिलेशनल ऑपरेशन हो गया या रिलेशनल एक्सप्रेशन हो गया, और लॉजिकल और y इज लेसर देन इक्वल टू 20 ये अपने आप में एक दूसरा लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया, और इन दोनों को हमने लॉजिकल और की हेल्प से कंबाइन कर दिया। तो ये लॉजिकल, यहाँ पे आपके लॉजिकल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। फिर बिटवाइज ऑपरेशंस, जैसे कि x इज इक्वल टू 6 बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 बिट्स। इस यहाँ पे हम x के अंदर 6 को 2 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करके उसका रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं। इसी टाइप से आपका कंडीशनल एक्सप्रेशन हो सकता है जिसमें हम कंडीशनल ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 5, एक्स ग्रेटर देन 5 इज द कंडीशन, और क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन ये आपके कंडीशनल ऑपरेटर के लिए सिंबल है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है उस केस में y के अंदर 10 असाइन होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है उस केस के अंदर y के अंदर 20 असाइन होगा। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि जिस टाइप के ऑपरेटर को हम अपने एक्सप्रेशन के अंदर यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम एक्सप्रेशंस को भी क्लासिफाई कर सकते हैं अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज एंड कंडीशनल एक्सप्रेशंस की कैटेगरी में। तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि एक्सप्रेशंस में हम जितने भी ये एक्सप्रेशंस की कैटेगरी है उन सब के कॉम्बिनेशन को यूज करके कंपाउंड एक्सप्रेशंस भी बना सकते हैं, यानी एक एक्सप्रेशन के अंदर अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज और कंडीशनल ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जिसे हम कंपाउंड एक्सप्रेशंस कह सकते हैं। तो जितने ज़्यादा हम इनके कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे अपना जो एक्सप्रेशन है वो उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा, और उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ जो एक्सप्रेशन इवेल्युएट करने की जो पर्टिकुलर रूल्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं रूल्स फॉर सॉल्विंग एक्सप्रेशन। तो सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। तो पहला रूल आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंस से जैसे मीनिंग समझ में आता है कि प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी, यानी कि हमें या उसकी प्रायोरिटी का मीनिंग है कि हमें किस ऑपरेटर को पहले अप्लाई करना है, यानी जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी या जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी उस ऑपरेटर को हमें अप्लाई करना है। तो प्रेसिडेंस रूल के लिए, ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल के लिए हमें यह ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर है और तो और उनकी जो प्रेसिडेंस डिफरेंट है, तो उस केस में हम लोग प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ऑपरेटर्स को अप्लाई करेंगे। यानी अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में होने पर वो ऑपरेटर किस ऑर्डर में अप्लाई होंगे यह हमें प्रेसिडेंस रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा। तो प्रेसिडेंस रूल के अकॉर्डिंग जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाईएस्ट होती है वो सबसे पहले अप्लाई होता है।
फिर उससे लोअर जिसकी प्रेसिडेंस होती है वो उसके बाद, फिर उसके लोअर उससे लोअर जिसकी प्रेसिडेंस होती है वो उसके बाद, और जिसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा लोअर होती है यानी ऑपरेटर विद लोवेस्ट प्रेसिडेंस उसको सबसे लास्ट में अप्लाई करते हैं। तो यह काम तब तक चलता है कि जब तक सारे ऑपरेटर्स अप्लाई नहीं हो जाए। तो अब किसी सिचुएशन में हमारे पास में ऐसा भी हो सकता है या फिर किसी एक्सप्रेशन में ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑपरेटर हैं और वो ऑपरेटर उनकी प्रेसिडेंस भी सेम है, तो उस केस में हमारा प्रेसिडेंस रूल वर्क नहीं करता है, दैट इज प्रेसिडेंस रूल फेल्स टू वर्क। तो जब हमारा प्रेसिडेंस ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल वर्क नहीं करता है उस केस में हम ऑपरेटर्स किस ऑर्डर में अप्लाई होंगे यह डिसाइड करने के लिए ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई करते हैं। यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर सेम प्रेसिडेंस के एक से ज्यादा ऑपरेटर होते हैं तो उस केस में कौन सा ऑपरेटर पहले अप्लाई होगा यह डिसाइड करने के लिए हम ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल को अप्लाई करते हैं। तो ऑपरेटर्स को हम एसोसिएटिविटी के बेस पे टू क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव और दूसरा राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव। तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर के केस में अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर्स जिस भी ऑर्डर में अपीयर होते हैं उस ऑर्डर में जो लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर होगा वो सबसे पहले अप्लाई होगा। उसके बाद में एक्सप्रेशन को हम जैसे हम एक्सप्रेशन के अंदर आगे बढ़ते हैं तो उस लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद में उसके बाद नेक्स्ट जो बचा हुआ लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर है वो, और इस टाइप से हम जो उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। यानी कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है उस केस में लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर इज अप्लाइड फर्स्ट, यानी लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर को हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। और दूसरा दैट इज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव। तो जैसा कि लेफ्ट टू राइट में हमने लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर को सबसे पहले अप्लाई किया था, तो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव अगर हमारा ऑपरेटर है तो उस केस में जो राइट मोस्ट ऑपरेटर है वो सबसे पहले अप्लाई होगा। उसके बाद में उसके लेफ्ट में जो ऑपरेटर, फिर उसके बाद में उसके लेफ्ट में जो ऑपरेटर होगा वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने में अप्लाई होते हैं। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल को अंडरस्टैंड किए बिना हम लोग एक्सप्रेशन को करेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, करेक्टली इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो सब यहाँ पे अगेन रिपीट करते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल वहाँ पे अप्लाई होगा जब किसी एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हो। तो ऑपरेटर किस ऑर्डर में अप्लाई होंगे? तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल वहां पे अप्लाई होगा जब प्रेसिडेंस रूल वर्क नहीं करेगा, दैट इज अगर किसी एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंस के एक से ज्यादा ऑपरेटर हो तो उस केस में ऑपरेटर्स किस ऑर्डर में अप्लाई होंगे यह बताने के लिए ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल को अप्लाई करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी की। तो सी लैंग्वेज के अंदर मेनली ऑपरेटर्स को यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रेसिडेंस के बेस पे 15 क्लासेस 15 प्रेसिडेंस लेवल में डिवाइड किया गया है। तो उनमें से सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, फर्स्ट मीन्स फर्स्ट यहाँ पे प्रेसिडेंस लेवल 1 का मीनिंग है ऑपरेटर एट द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, यानी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस जिसकी प्रेसिडेंस लेवल 1 है उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है या प्रेसिडेंस हाईएस्ट है, और जिसका प्रेसिडेंस लेवल 15 है उसकी प्रेसिडेंस लोवेस्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पैरेंथेसिस जो कि हम फंक्शन कॉल के लिए यूज करते हैं, एरे सबस्क्रिप्ट या ब्रैकेट्स विद डॉट, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर और पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इनकी प्रेसिडेंस लेवल 1 है और इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। फिर उसके बाद में यूनरी प्लस, यूनरी माइनस,
prefix increment and prefix decrement operator, logical not, one-as complement, indirection, एड्रेस ऑपरेटर, टाइपकास्ट, साइज ऑफ, इनका जो प्रेसिडेंस लेवल 2 है और इनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटर्स आर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव। सिर्फ सिर्फ 3 कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर ऐसे हैं जो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है। दैट इज प्रेसिडेंस लेवल 2 पे जो ऑपरेटर्स है वो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है। प्रेसिडेंस लेवल 13 पे जो ऑपरेटर है दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर, वो भी आपका राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है। फिर प्रेसिडेंस लेवल 14 पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है वो भी राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है। उसके अलावा जितने भी ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल हैं वो सारे लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के केस में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस इनकी प्रायोरिटी सेम है। प्लस एंड माइनस इनकी प्रायोरिटी या इनका प्रेसिडेंस भी सेम है। और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस की प्रायोरिटी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से ज्यादा है। तो अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों ऑपरेटर एक साथ अपीयर होते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, उसके बाद में प्लस ऑपरेटर को। और अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर 2 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स अप्लाई होते हैं तो उस केस में सबसे पहले लेफ्ट वाले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे और उसके बाद में राइट वाले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट है, इसलिए लेफ्ट मोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो इनको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x इजिकल टू 10 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 15 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टोटल 5 ऑपरेटर्स हैं, दैट इज इक्वल टू, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस एंड डिवाइड। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की जो प्रेसिडेंस जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर से ज्यादा है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों ही लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, इसलिए सबसे पहले अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर हम देखें इस एक्सप्रेशन को हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करें तो लेफ्ट मोस्ट जो ऑपरेंड आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में से वो ऑपरेटर है आपका मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई होगा। तो दैट इज 50 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका रिजल्ट 100। अब हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर बचता है 10 प्लस 100 माइनस 15 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास में 3 ऑपरेटर्स हैं, दैट इज 4 ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट, प्लस, माइनस एंड डिवाइड। यहाँ पे डिवाइड ऑपरेटर की प्रेसिडेंस प्लस, माइनस एंड असाइनमेंट से ज्यादा है, इसलिए डिवाइड ऑपरेटर सबसे पहले अप्लाई होगा। तो 15 डिवाइड बाई 3 उसका रिजल्ट हो गया 5। तो यहाँ पे आपका 5 अप्लाई होगा, ये रिजल्ट 5 होगा। इसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि x इजिकल टू 10 प्लस 100 माइनस 5। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास में 3 ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट, प्लस, माइनस। तो प्लस और माइनस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस असाइनमेंट से ज्यादा है, लेकिन प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस सेम है और प्लस एंड माइनस दोनों ही ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, इसलिए लेफ्ट में अपीयर होने वाला प्लस ऑपरेटर पहले अप्लाई होगा। तो 10 प्लस 100 इट विल गिव द रिजल्ट 110। तो नाउ इट विल बी x इजिकल टू 110 माइनस 5। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन 2 ऑपरेटर्स हैं, माइनस दैट इज सब्ट्रैक्शन एंड असाइनमेंट। तो असाइनमेंट और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर में से सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हायर है। तो यहाँ पे सबसे पहले
सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर अप्लाई होगा, तो उसके बाद में रिजल्ट होगा x इज इक्वल टू 105। तो अब यहाँ पे हमारे पास में लास्ट में बचा असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे लास्ट में अप्लाई होगा क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस यहाँ पे लोवेस्ट है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर x को वैल्यू 105 को असाइन कर देगा। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे पास में सेम प्रेसिडेंस के साथ में मोर देन वन ऑपरेटर्स हो या फिर एक एक्सप्रेशन के अंदर मोर देन वन ऑपरेटर्स हो, तो कैसे आपके प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई होते हैं। तो हम इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टाइप कन्वर्जन की। जैसा कि यहाँ पे इसका जो नेम है वो इंडिकेट कर रहा है कि टाइप कन्वर्जन का मीनिंग होता है एक डेटा टाइप के डेटा का दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होना। दैट इज द टाइप कन्वर्जन process in C is basically converting one type of data type to another data type, और ये सब जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए होता है, यानी किसी एक्सप्रेशन को जब हम इवेलुएट करते हैं तो उसके अंदर आपका टाइप कन्वर्जन अप्लाई किया जा सकता है। तो टाइप कन्वर्जन के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, यानी सी लैंग्वेज के अंदर टाइप कन्वर्जन तभी अप्लाई हो सकता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप का हम जिस भी डेटा टाइप में टाइप कन्वर्जन करना चाहते हैं या फिर कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसका टाइप कन्वर्ट कर रहा है वो पॉसिबल है। दैट इज कैरेक्टर को हम इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंटीजर टाइप को भी कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एक स्ट्रिंग को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो टाइप कन्वर्जन उन्हीं डेटा टाइप्स के बीच में पॉसिबल होता है जो टाइप कॉम्पैटिबल होते हैं। तो टाइप कन्वर्जन को हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, इम्प्लिसिट और ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, एंड सेकंड इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो अब बात करते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन की। तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन एक्सप्रेशन इवेल्युएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। इसके लिए यूजर के किसी इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी किसी एक्सप्रेशन में अगर एक से ज़्यादा डेटा टाइप के वेरिएबल होते हैं तो उस केस में कंपाइलर ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन परफॉर्म करता है। जनरली इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के केस में टाइप प्रमोशन ही परफॉर्म होता है, और टाइप प्रमोशन के लिए आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि टाइप प्रमोशन का मीनिंग है लोअर डेटा टाइप का हायर डेटा टाइप में कन्वर्जन। दैट इज लोअर रैंक से हायर रैंक के डेटा टाइप में कन्वर्जन। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर कैर या फिर शॉर्ट टाइप का वेरिएबल और इंटीजर टाइप का वेरिएबल दोनों हो, तो पहले कैर या शॉर्ट टाइप के वेरिएबल को इंटीजर में टाइप प्रमोट करेंगे, उसके बाद में एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे। इसी टाइप से अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर इंटीजर एंड फ्लोट दोनों टाइप के वेरिएबल हो या फिर दोनों टाइप के ऑपरेंड्स हो, तो उस केस में सबसे पहले इंटीजर टाइप के ऑपरेंड को फ्लोट टाइप के ऑपरेंड में हम कन्वर्ट करेंगे, या फिर इंटीजर टाइप के डेटा को हम फ्लोट टाइप के डेटा में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इस टाइप से आपका जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है वो परफॉर्म होता है। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में जनरली टाइप प्रमोशन ही अप्लाई होता है। तो टाइप प्रमोशन को अप्लाई करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि इस केस में डेटा
डेटा लॉस नहीं होता, क्योंकि एक लोअर डेटा टाइप हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेटा लॉस होने के चांसेस मिनिमम होते हैं। सिर्फ अगर एक आध केसेस को छोड़ दें कि जैसे आपका अगर आपका साइंड जो साइन डेटा टाइप है वो अनसाइंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में साइन का लॉस हो सकता है। या फिर अगर एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में ओवरफ्लो अकर हो सकता है। अदरवाइज डेटा लॉसेस के चांसेस टाइप प्रमोशन के अंदर नहीं होते। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल a है जिसके अंदर वैल्यू 10 है, और फ्लोट टाइप का वेरिएबल b जिसके अंदर वैल्यू 20.5, और तीसरा वेरिएबल फ्लोट टाइप का c। और यहाँ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं c इज इक्वल टू a प्लस बी, दैट इज c इज इक्वल टू a प्लस बी एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के अंदर a इंटीजर टाइप का और b आपका फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन के अंदर जो दोनों ऑपरेंड है, एक फ्लोट टाइप का है और एक इंटीजर टाइप का है। तो सबसे पहले ये इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट होगा और उसके बाद में ऑपरेशन इवेल्युएट होगा। तो इस ऑपरेशन का फाइनल रिजल्ट होगा 30.5, दैट इज 20.5 प्लस 10। तो सबसे पहले a 10 है, तो 10 दैट इज a विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्लोट, that is 10.0, so 10.0 plus 20.5, तो रिजल्ट जो है जब हम देखेंगे प्रिंट c इज इक्वल टू %f, c ये आपके c की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा, तो ये c की वैल्यू यहाँ पे 30.5 प्रिंट होगी। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि किसी भी एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट जो है वो उस वेरिएबल के डेटा टाइप पे डिपेंड करता है जिसमें हम रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने रिजल्ट को स्टोर किया है वेरिएबल सी के अंदर, और वेरिएबल सी का टाइप है फ्लोट, तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो फ्लोट टाइप का होगा। अगर ये अगर इस सी वेरिएबल का टाइप इंटीजर होता तो फाइनल रिजल्ट भी हमें इंटीजर टाइप का ही मिलता है। यानी किसी भी एक्सप्रेशन का जो फाइनल रिजल्ट है उसका टाइप असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल है उसके टाइप पे डिपेंड करता है। यानी कि जिस भी टाइप के वेरिएबल में हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं उस वेरिएबल के टाइप पे उस एक्सप्रेशन के रिजल्ट का टाइप डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। तो अभी हमने देखा कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, तो और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन वो यूजर द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यानी यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर उसको किसी इंटीजर टाइप के मान लीजिए कि इंटीजर टाइप के डेटा को लॉन्ग टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना है तो वो कर सकता है, या फिर उसको अगर एक इंटीजर टाइप के डेटा को शॉर्ट टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना है तो वो कर सकता है। इस प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। तो टाइप कास्टिंग या फिर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए हम टाइप कास्टिंग ऑपरेटर को यूज करते हैं। और सी लैंग्वेज के अंदर टाइप कास्टिंग ऑपरेटर का सिंटैक्स है, सबसे पहले हम पैरेंथेसिस में टाइप यानी जिस भी डेटा टाइप में हमें कन्वर्ट करना है वो लिखते हैं और उसके बाद में एक्सप्रेशन। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास में एक वेरिएबल है इंटीजर b, यानी b टाइप का b एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू 10 है, और एक c दूसरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और हमारे पास एक फ्लोट टाइप का a वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 20.5। अब हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पे हमने लिखा है INTA, यानी यहाँ पे हमने टाइप कास्टिंग ऑपरेशन अप्लाई किया है। दैट इज हम यहाँ पे इस फ्लोट टाइप का वेरिएबल a है उसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यानी इसका फ्लोट टाइप का वेरिएबल इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। यानी एक हायर डेटा टाइप के वेरिएबल को हम लोअर डेटा टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ इसको हम डिमोशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की हेल्प से हम
टाइप प्रमोशन एंड टाइप डिमोशन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले फ्लोट टाइप का वेरिएबल ए इंटीजर टाइप में कन्वर्ट होगा और उसके बाद में ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो 20.5 जब इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो इसकी वैल्यू रह जाएगी 20, और 20 में जब हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल b यानी उसकी जिसकी वैल्यू 10 है को ऐड करेंगे तो c की वैल्यू फाइनली बन जाएगी 30। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटीजर टाइप जो आपका फ्लोट टाइप का a है वो एक्सप्लिसिटली इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है नोट करने के लिए कि टाइप कन्वर्जन जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे डेटा इंफॉर्मेशन लॉस हो सकता है। दैट इज उसके 3 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। पहला, साइंस कैन बी लॉस्ट, यानी अगर हम किसी साइंड डेटा टाइप को इम्प्लिसिटली अनसाइंड में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में साइन लॉस हो सकता है। जब हम लॉन्ग टाइप के वेरिएबल को फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में ओवरफ्लो हो सकता है। या फिर जब हम किसी यानी टाइप डिमोशन करते हैं फिर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं यानी फ्लोट टाइप के वेरिएबल को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में लॉस ऑफ एक्यूरेसी भी हो सकता है। यानी फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करने पे जो डेसिमल पॉइंट के बाद की जो एक्यूरेसी है वो उसके बाद की जो वैल्यू है वो लॉस्ट हो सकती है। तो टाइप कन्वर्जन जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस पर्पज से उसको कर रहे हैं और हमें जो किस लेवल तक की एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है। तो टाइप कन्वर्जन अपने आप में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके साइंटिफिक कैलकुलेशन के केस में ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे आपका माइनर से माइनर कैलकुलेशन और माइनर से माइनर लेवल पे जो एक्यूरेसी है वो भी रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकती है। तो जब भी हम इस टाइप की कोई भी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो हमें एक्सप्रेशंस के अंदर टाइप कन्वर्जन को प्रॉपरली अप्लाई करना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया एक्सप्रेशंस इन सी लैंग्वेज, उसके बाद में ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, उसके बाद में टाइप कन्वर्जन। थैंक यू।